हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई का फ्लेमिंगो बुक से पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यस, आपके बुक का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है और उसी का नाम है द लास्ट लेसन। क्यों है और कैसे है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डॉर्डत ने और आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, साथ ही साथ फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टर कौन है? एम हेमल। एम हेमल है हमारे चैप्टर के फ्रेंच टीचर, ठीक है। फिर है फ्रांस। फ्रांस है हमारे चैप्टर के नरेटर। नरेटर का मतलब होता है कि जो हमको कहानी बता रहा होता है, और जो फ्रांस है वो नरेटर तो है, साथ ही साथ वो एम हेमल के स्टूडेंट भी है। तो ये जो दो है ये है हमारे मेन कैरेक्टर। बाकी ये सब है हमारे साइड कैरेक्टर, जैसे कि ओल्ड हसर, पर्शियन सोल्जर्स, वक्टर और फिर ऐड कर लो ब्लैक स्मिथ या फिर विलेजर्स। ये सब है हमारे साइड कैरेक्टर्स और ये दो है हमारे मेन कैरेक्टर्स। आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी लेखक के बारे में भी जान लेते हैं हम जल्दी से। तो अभी देखो, अल्फोंस डॉर्डत का जन्म हुआ था 1840 में और डेथ हुआ था 1897 में। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये है उनका तस्वीर। तो हमारा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रेंको और प्रोशिया का वॉर चल रहा था। 1870 से लेकर 71 तक आपको डेट याद रखना है। तो जो फ्रांस है यहाँ हार गया था प्रोशिया से, और प्रोशिया भी जाना जाता है जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम से, ठीक है। तो अभी जो थीम है हमारे चैप्टर का वो भी हम जान लेते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा दो थीम, आपको ध्यान से समझना है क्या है। और एक बात को समझ लो कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको एंड तक देखना है। और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी इस चैप्टर में आपके लिए 5 लगभग MCQs लाई हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करते करते मिडिल में आपसे पूछूंगी, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। और इस MCQ के अलावा मैं 15 MCQ का सेपरेट सा वीडियो भी लाऊंगी नेक्स्ट डे में। और MCQ के साथ साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, साथ ही PYQs का भी वीडियो लाऊंगी। तो स्टे अलर्ट, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में आपको दो थीम्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरा है एंड इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज है उसका क्या कनेक्शन है नेशनलिज्म के साथ, वो हम पढ़ेंगे। और ये दो है हमारा सेंट्रल थीम्स ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो अभी देखो, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, और हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? फ्रांस। तो उनके टीचर को, यानी कि एम हेमल को कंपेल्ड किया गया था। कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, यानी कि उनको फोर्स किया गया था कि वो अपने नेटिव टाउन को छोड़ के चले जाए। तो उनका नेटिव टाउन क्या था? फ्रांस। और फ्रांस को छोड़ने के लिए क्यों बोला गया था? क्योंकि फ्रांस हार गया था प्रोशिया से, और फ्रांस के एल्सेस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जर्मन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, और वहाँ के बच्चों को कभी भी फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ऑर्डर आया था। इसलिए उन टीचर को भगा दिया जा रहा था, ठीक है। तो अभी देखो, जो एम हेमल होते हैं उनको पता होता है कि उनके बच्चों को, उनके स्टूडेंट को और कभी फ्यूचर में फ्रांस बोलना नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सीखा ही नहीं था। तो जो एम हेमल होते हैं वो सोचते हैं कि जाने से पहले वो अपने बच्चों को एक लास्ट लेसन दे के जाएंगे उस लैंग्वेज का। कौन सा लैंग्वेज का? फ्रांस लैंग्वेज का।
तो जो टीचर होते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक आदमी का आइडेंटिटी है और एक आदमी का कल्चर को दर्शाता है। और अगर हमको हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं आएगा तो हम हमारे एनिमी कंट्री से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो जो फ्रांस के विलेजर्स होते हैं उनको अभी रियलाइज़ हो रहा होता है कि जो एनिमी सोल्जर्स हैं वो उन पे ओवर पावर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं था अपने कंट्री का और वहाँ के मदर टंग का। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये जो चैप्टर है ये उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था और फ्रांस प्रशिया से हार गया था और फ्रांस के एल्सेस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी प्रशिया का राज हो गया था। और ये युद्ध कब हुआ था, 1870 से लेकर 71 तक, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन में इफेक्ट आया था। तो आई इधर कौन है, आई है इधर फ्रेंड्स, यानी कि हमारे नरेटर। तो अभी वो बोलते हैं कि वो एक दिन स्कूल के लिए लेट हो गए थे एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है कि डर, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो डांट खाएंगे, स्पेशली एम हेमल से, क्योंकि एम हेमल ने उनको कुछ क्वेश्चंस दिया था पार्टिसिपल्स का और बोला था करके आने को, नेक्स्ट दिन वो टेस्ट लेंगे। तो पार्टिसिपल्स क्या होता है, ये एक रूल है ग्रामर का। ठीक है, तो जो नरेटर होते हैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था पार्टिसिपल्स का, और जब हमको भी कोई टेस्ट लेना होता है, मतलब कि टीचर कोई टेस्ट लेते हैं और हमको नहीं आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि गुटली मार देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कोई बहाना मार देंगे घर में। तो वो भी वही सोचते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने सोचा था कि वो स्कूल के लिए निकलेंगे तो सही घर से, बट वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो बाहर घूम घाम कर फिर से घर आ जाएंगे समय होते ही। तो अभी देखो इधर आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखा हुआ है और इधर आपके लिए मैं वर्ड मीनिंग्स लाई हूँ, आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी फिर भी आप देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ दे दूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना एक बार, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी देखो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है और जो बर्ड्स है वो चिर्पिंग कर रहे हैं। चिर्पिंग का मतलब होता है जो साउंड्स निकालते हैं बर्ड्स, यानी कि चीची चीची ये वाला। ठीक है, और वो देखते हैं कि बर्ड्स बैठे हुए हैं पेड़ के टहनियों में और दूसरे साइड जो सॉ मिल है उसके पीछे एक फील्ड था, ओपन फील्ड था, वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तो प्रशियन का मतलब होता है जर्मन। अगर किसी भी वर्ड में किसी भी लाइन में आपको मैं प्रशियन के जगह पर जर्मन सोल्जर्स बोल दूँ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। और ड्रिलिंग का मतलब होता है कि एक्सरसाइज करना, यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो नरेटर के लिए वो सब ज़्यादा टेम्पटिंग था मोर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक। नरेटर के लिए जो सॉ मिल के पीछे रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और बर्ड साउंड निकाल रहे होते हैं, ये सब ज़्यादा टेम्पटिंग था पार्टिसिपल्स के रूल से भी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, हैड करेज टू कंट्रोल माई सेल्फ, यानी कि वो बोलते हैं मुझ में खुद कंट्रोल था कि मैं खुद को कंट्रोल करूं और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया था। ठीक है, तो अब देखो वो भागते भागते स्कूल पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार या फिर जो आदमी लोहे का काम करता है। ठीक है, और जो वर्कर होते हैं वो खड़े हुए हैं बुलेटिन बोर्ड के पास। आपको पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर नोटिस आता है, नोटिस छपता है, आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में भी होगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ था, बहुत ज़्यादा लोग थे उसके आसपास और उनको पता था कि वहाँ पर कुछ तो न्यूज़ आया है, बट उनके पास टाइम नहीं था देखने के लिए। वो बोलते हैं कि 2 साल में कोई भी अच्छा न्यूज़ वहाँ पर नहीं आया था, जितने भी न्यूज़ आए थे सब कुछ बुरा 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 ही था। और फिर वो बोलते हैं कि पीछे से उनको आवाज़ आया कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो उनको बुलाते हैं और बोलते
हैं डोंट गो सो फर्स्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो बब का मतलब क्या होता है, बॉय या फिर मैन। इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम। तो वो आदमी बोलते हैं उनको कि इतने जल्दी भागकर मत जाओ लड़के, तुम अपने स्कूल में समय से पहले पहुंच जाओगे। तो लेखक को लगता है कि वो लेट थे इसलिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो भागते भागते एम हेमल के गार्डन में पहुंच गए थे और वो थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं क्योंकि वो तब से भाग रहे थे जब वो घर से निकले होते हैं। तो अब देखो ये पकड़ लो एम हेमल का गार्डन है और ये है उनका क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम से जो गार्डन है पूरा दिखता था और गार्डन से भी क्लासरूम पूरा दिखता था। ठीक है, ये याद में रखना आप लोग। तो वो बोलते हैं यूजुअली जब वो स्कूल जाते हैं तो बच्चे जो अपना आवाज़ निकाल रहे होते हैं, शोरगुल कर रहे होते हैं, उसका आवाज़ उन्हें गार्डन तक आता है। किसके गार्डन तक, एम हेमल के गार्डन तक। वो बोलते हैं कि कुछ बच्चे डेस्क ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं, कुछ अपना जो लेसन है वो रिसाइट कर रहे होते हैं एक सुर में बहुत ज़ोर ज़ोर से, और कुछ बच्चे अपने हाथों से कान दबाकर अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो टीचर्स होते हैं वो अपना रूलर लेकर टेबल में पीट रहे होते हैं इस तरीके से। ओके, मैं सब कुछ का फ़ोटो लाई हूँ आप सभी के लिए। तो अभी देखो वो बोलते हैं जब वो उस दिन स्कूल पहुँचते हैं तो कुछ वैसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं था। उनको लग रहा था कि वो संडे मॉर्निंग में जा पहुँचे हैं। तो संडे मॉर्निंग का मतलब क्या होता है कि जैसे संडे में कोई स्कूल नहीं जाता और स्कूल बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, उसका ही वो बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि यूजुअली जब वो लेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चे जो आवाज़ करते हैं उसके माध्यम से वो जल्दी से अपने डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं। बट उस दिन वो वैसे नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे नहीं चिल्ला रहे होते हैं। तो वो विंडो से देखते हैं कि उनके जो क्लासमेट्स हैं वो अपने जगह पे ऑलरेडी बैठ चुके हैं और जो एम हेमल है वो ऊपर नीचे चल रहे हैं अपना एक खौफनाक आयरन रूलर अपने अंडरआर्म्स पर लेकर इस तरीके से। ठीक है, तो वो बोलते हैं वो पहुंचते हैं अपने क्लासरूम के पास और डोर ओपन करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और वो थोड़ा सा ब्लश कर रहे होते हैं और डर रहे होते हैं क्योंकि सभी अपने जगह में ऑलरेडी पहुंच जाते हैं। अब देखो फ्रांस को लगा था कि एम हेमल उनको डांटेंगे, बट जब एम हेमल उनको देखते हैं तो बहुत प्यार से बोलते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बीइंग विदाउट यू, यानी कि जल्दी से अपने जगह पर जाओ, हमने तुम्हारे बगैर ही शुरू कर दिया था क्लास। तो अब वो जल्दी से अपने जगह पर जाते हैं और वो जब अपना सिर ऊपर उठाते हैं वो देखते हैं कि जो उनके टीचर है एम हेमल वो एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहन रखे हैं विथ हिज फ्लूड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। देखो एम हेमल ने इस तरीके का कोट पहन रखा था, ये देखो इस तरीके का, और फ्लूड शर्ट का मतलब होता है इस तरीके का डिज़ाइन वाला शर्ट। ठीक है, और अब देखो और छोटा सा इस तरीके का सिल्क का कैप पहन रखा था, ये तो ग्रीन कलर का था, वो वाला था ब्लैक कलर का। ठीक है, और लेखक बोलते हैं कि उनके जो टीचर है वो ये सब कपड़े कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन ही पहनते हैं या फिर प्राइज डेज पे, यानी कि स्पेशल डेज में। बिसाइड दैट जो पूरा स्कूल का माहौल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था और गंभीर था। ठीक है, अब देखो ये सब फ्रांस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, बट जब वो पीछे घूमकर देखते हैं तो वो देखते हैं जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, वहाँ पर विलेज के लोग बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हसर। हसर क्या था, ये एक सरनेम था एक एल्डर विलेजर का, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, इस तरीके का हैट भी पहन रखा था उस विलेजर ने। द फॉर्मर मेजर, फॉर्मर का मतलब होता है एक्स, यानी कि जो पहले थे अभी नहीं है। मेजर का मतलब होता है नगर का मैजिस्ट्रेट। द फॉर्मर पोस्टमैन यानी कि एक्स डाकिया, और ऐसे ही बहुत सारे रेप्यूटेड
पुराने विलेज के लोग बैठे हुए थे। तो वो देखते हैं, नरेटर देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड थे और जो ओल्ड हसर थे उन्होंने एक पुराना सा प्राइमर लाया था। प्राइमर का मतलब जो वाल में लगाते हैं वो भी नहीं, या फिर जो मेकअप गर्ल्स लगाते हैं वो भी नहीं, प्राइमर यानी कि प्राइमरी क्लासेस का बुक। और वो देखते हैं कि उसका जो एजेस है वो बुरी तरह से फट गया था इस तरीके से, ठीक है। और वो जो हसर थे उन्होंने उस बुक को अपने नीज पर खोल रखा था और उसके ऊपर उन्होंने अपना चश्मा रख रखा था, ठीक है। अब आगे देखो, जो फ्रांस होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तभी जो एम हेमल होते हैं वो अपने सीट में बैठ जाते हैं, अपने चेयर में बैठ जाते हैं। तो माउंटेन का मतलब होता है कि बैठना, और इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सैड होकर, दुखी होकर। वो जेंटल टोन से बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी कि मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेंस, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये बर्लिन से आया है। आपको नाम याद रखना है कि एल्सस और लॉरेंस के स्कूल में अभी सिर्फ जर्मन ही सिखाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि जो नया मास्टर होगा जर्मन का वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच क्लास, यानी कि यह आपका लास्ट फ्रेंच क्लास है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा सचेत रहे, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो हाँ, ये एक MCQ है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है, नरेटर कौन है। मैं आपको थोड़ा सा समझ देती हूँ, आप सोच के मुझे कमेंट कर दो, फिर मैं आपको आंसर बता दूँगी। तो अभी देखो, जो मैं आपको MCQ करवाऊँगी या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या फिर PYQs आपको या फिर प्रिंट आउट निकाल लेना है सभी का। मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे दूँगी, यानी कि PDF दे दूँगी, या फिर आपको नोट्स बना लेना है, लिख के रखना है क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो आपको इजी होगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बुक से या फिर प्रिंट आउट से पढ़ सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्फोस डॉडेट, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं। तो अभी नरेटर बोलते हैं कि क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच क्लास है, मैंने तो हार्डली सीखा ही था कि कैसे फ्रेंच लिखना है, मैंने तो ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं था। काश मैं पहले ही ये सब सीख गया होता और मैं बर्ड्स के अंडे खोजने के लिए नहीं गया होता, या फिर सार में स्लाइडिंग के लिए नहीं गया होता। सार क्या है, ये एक नाम है रिवर का। वो बोलते हैं कि कुछ समय पहले मेरे लिए जो मेरा बुक्स था वो मेरा सिरदर्द था, और कुछ समय पहले तक ये बहुत ज़्यादा हैवी था। जो मेरा ग्रामर का बुक था, जो मेरा हिस्ट्री का बुक था, ये सब मैं उठा भी नहीं पाता था। वो बोलते हैं कि मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख एम हेमल के लिए लग रहा था कि हम उन्हें फिर कभी देख भी नहीं पाएंगे और वो हमसे इतने दूर चले जाएंगे। और वो बोलते हैं कि जब मैं ये सब सोच रहा था तब मुझे वो जो मारते थे रूलर से, ये सब बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, ना ही उनका क्रैंकी बिहेवियर का याद आ रहा था। क्रैंकी का मतलब होता है कि स्ट्रेंज, ठीक है। अब देखो, जो फ्रांस होते हैं वो अपने मास्टर के लिए दुख जता रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि अब मुझे पता चला है कि क्यों वो अपने फाइन संडे क्लॉथ पहनकर आए हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है। और अब मुझे पता चल रहा है कि विलेज के ओल्ड मैन क्यों आकर लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये उनका तरीका है हमारे मास्टर को सॉरी बोलने का, क्योंकि ना ही वो खुद स्कूल आते थे ना ही हमको आने दिया, और ये उनका तरीका है हमारे मास्टर को उनके 40 इयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए थैंक्स जताने का। साथ ही साथ उन्होंने अपना रेस्पेक्ट दिखाया हमारे कंट्री के लिए जो और हमारा नहीं था, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। तो अभी आगे देखते हैं। तो अब देखो, जब नरेटर ये सब सोच रहे होते हैं तो वो सुनते हैं उनका नाम किसी ने बुलाया, और उनका नाम किसने बुलाया था, एम हेमल ने, क्योंकि अब उनका बारी था रिसाइट करने का। क्या रिसाइट करने का, पार्टिसिपल्स का रूल। तो वो बोलते हैं अगर इस समय मुझे किसी ने बोला होता कि मेरा सब कुछ दे देने के लिए तो मैं सब कुछ दे देता, बट जब मैंने पहला वर्ड मेरा निकाला मुंह से तभी मैं मिक्सअप हो गया। मिक्सअप यानी
यानी कि कंफ्यूज्ड हो गया और मुझसे कुछ नहीं बोला गया। मैं वहीं पर खड़ा था और मैंने अपना जो डेस्क है वो पकड़ लिया था और मेरा सिर झुकाकर मैं वहीं पर खड़ा रह गया और मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। मैं चाहते हुए भी ऊपर देख नहीं पा रहा था शर्म से। तब आगे देखो तो जो एम हेमल होते हैं वो फ्रांस को बोलते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी कि मैं तुमको नहीं डांटने वाला, मुझे पता है कि तुमको खुद से ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी हाउ वी हैव कम आउट। वो बोलते हैं कि हम लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम कल सीख लेंगे, बट अभी देखो हम कहाँ आकर खड़े हैं। इट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है फ्रांस, ये पूरा एल्सिस के साथ प्रॉब्लम है। हम सब ये ही करते हैं कि हम टाल देते हैं अपना काम, हम बोलते हैं कि हम अपना काम कल कर लेंगे, बट वो कल कभी नहीं आता। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो इधर फेलोज किसको बोला है एम हेमल ने? फेलोज उन्होंने पर्शियन सोल्जर्स को बोला है। तो वो बोलते हैं कि अब तुम लोगों को कैसा लगेगा जब जो पर्शियन सोल्जर्स है तुम लोगों को बोलेंगे कि तुम खुद को तो फ्रेंचमैन बताते हो और तुम लोग खुद को ना ही लिखना आता है फ्रेंच, ना ही बोलना आता है, तो तुम अपना लैंग्वेज पर घमंड किस बात का करते हो, किस बात का फ्रेंचमैन होने पर घमंड करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। तो इधर बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो फ्रेंच, हम सब एक साथ हैं। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज आवर सेल्फ, यानी कि तुम सिर्फ खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, हम सब मिलकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखो, योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे तुम्हारे को पढ़ाई लिखाई में देने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, यानी कि उन लोगों ने पढ़ाई को ना चूज कर उन लोगों ने प्रेफर किया कि तुम लोगों को काम में दे दे, फार्म्स में या फिर मिल्स में, ताकि तुम लोग थोड़ा सा मनी अर्न कर सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि मुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेंट ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। वो बोलते हैं क्या मैंने खुद तुम लोगों को कभी कभी मेरे फ्लावर्स में वाटर करने के लिए भेज नहीं दिया था बिना पढ़ाकर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड नॉट आई जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। वो बोलते हैं जब मुझे फिशिंग में जाना होता था क्या तब मैंने आप सभी को हॉलीडे नहीं दे दिया था। तो वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं और जो स्टूडेंट्स थे उनको भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो अब एक के बाद एक एम हेमल ने बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, और सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें उसको गार्ड कर कर रखना है, कभी भी भुलाना नहीं है। क्योंकि जब कोई आदमी एनस्लेव्ड यानी कि स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है, तब उसका सबसे पहला वेपन क्या होता है? उसका खुद का नेटिव लैंग्वेज। अगर उसका खुद का नेटिव लैंग्वेज उसे नहीं आएगा तो वो उस स्लेव से नहीं बचकर आ पाएगा, बट अगर उसको अपना नेटिव लैंग्वेज आएगा तो उसका सबसे बड़ा वेपन वही होगा उस स्लेव से बचकर आने का। ठीक है, और अभी देखो और भी मैं एमसीक्यूज लेके आ गई हूँ अभी। तो क्वेश्चन देखो, द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ, यानी कि जो हमारा स्टोरी है द लास्ट लेसन ये कब लिखा गया था। तो ऑप्शंस देखो, ए फ्रेंच जर्मनी वॉर, बी फ्रेंच ब्रिटेन वॉर, सी फ्रैंको प्रोशियन वॉर, और डी वर्ल्ड वॉर 2। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जल्दी बताओ।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंको प्रोशियन वॉर, यानी कि इधर होगा उत्तर सी। ठीक है, क्वेश्चन लिख के रखना या फिर प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई हैड द विलेजर्स ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंचेस इन द क्लासरूम, यानी कि जो विलेजर्स है वो लास्ट बेंच पे जाकर क्यों बैठ गए थे क्लासरूम के। तो इधर है आपका ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, दे व्यू रेगुलर अटेंडेंस, यानी कि वो रेगुलर जाते थे एमएमएल के क्लास में। फिर बी क्या है, दे लव द क्लासेस ऑफ एमएमएल, यानी कि उन्हें एमएमएल का क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। दे वर मेड टू सिट देयर बाय जर्मन अथॉरिटीज़, यानी कि जर्मन अथॉरिटीज़ ने उन्हें वहाँ पर बैठा के रखा था। और लास्ट ऑप्शन है, दे वर सॉरी एंड वांटेड टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो अगर आपने अच्छी तरह से सुना है क्या मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको फटक से आ गया होगा उत्तर। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उनको सॉरी बोलना था और मास्टर को थैंक भी करना था उनके 40 इयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने इयर्स का सर्विस दिया था मास्टर ने, शायद 15 वाले क्वेश्चंस में आ जाए, तो ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। ओके, अब आगे देखो, अभी फ्रेंड्स का ग्रामर क्लास स्टार्ट हो गया था और वो बोलते हैं जो उन्होंने देखा उससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं जितनी अच्छी तरह से उन्हें उस दिन समझ आ रहा था पहले कभी भी नहीं आया था। वो बोलते हैं कि बहुत आसानी से उनको सब कुछ समझ आ गया था और उनको लगा था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी उस क्लास को ध्यान से सुना ही नहीं था और एमएमएल ने भी कभी इस तरीके से, इतने अच्छी तरीके से क्लास को समझाया भी नहीं था। और वो बोलते हैं कि लग रहा था कि एमएमएल चाह रहे थे कि जाने से पहले वो अपने बच्चों को सब कुछ सिखा के चले जाए और उनके दिमाग में सब कुछ रटा दे और एट वन स्टॉक, यानी कि एक ही बारे में चाह रहे थे कि सब कुछ बच्चों के दिमाग में डाल दे। ठीक है, अब आगे देखो, तो फ्रांस बोलते हैं कि पूरे क्लासरूम में सिर्फ चर चर का आवाज़ हो रहा था, वो भी पेन और पेपर से, यानी कि पूरे क्लासरूम के सारे बच्चे पढ़ रहे थे, पेन और पेपर से लिख रहे थे। और वो बोलते हैं कि एक बार क्लासरूम में एक बीटल आ गया था और तब उसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने अटेंशन नहीं दिया। तो आपको पता होगा कि क्लासरूम में अगर कुछ भी घुस आए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, तो पूरे क्लासरूम में हलचल मच जाती है, बट उस दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और वो बोलते हैं कि क्लासरूम के रूफ में पिजियन चल रहा था। तब वो सोचते हैं कि क्या जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो लोग पिजियन से भी गाना गवाएंगे, वो भी जर्मन में। तब फ्रांस बोलते हैं कि जब वो लिख रहे होते हैं और फिर अपना सिर उठाकर एमएमएल की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एमएमएल मोशनलेस बैठे हुए हैं, यानी कि हिल विल नहीं रहे हैं, मोशनलेस अपने चेयर में बैठे हुए हैं और पूरे क्लास को वो घूर रहे हैं, जैसे वो चाह रहे थे कि पूरे क्लास को वो अपने मेमोरी में बसा ले। अपना जो 40 इयर्स का सर्विस उन्होंने दिया था, उन्होंने कोई भी जगह नहीं बदला था, उसी क्लासरूम में उन्होंने सर्विस दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था, पकड़ लो, ये उनका क्लासरूम है और इधर उनका गार्डन था। ठीक है, अब आगे देखो, तो फ्रांस बोलते हैं कि पूरे स्कूल में सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही घिस गए थे और जो वॉलनट ट्रीज था गार्डन में वो और ज़्यादा बड़े हो रहे थे, टॉलर हो रहे थे। और जो होप वाइन था, होप वाइन यानी कि ये एक टाइप का क्रीपर है जो उन्होंने, यानी कि एमएमएल ने खुद से लगाया था। ट्विंड का मतलब होता है कि सर्कल होकर विंडोज से रूफ की ओर जा रहा था। तो वो बोल रहे होते हैं कि एमएमएल को कितना दुख हो रहा होगा ना ये सब छोड़ के जाने को। और वो सुन रहे होते हैं कि दूसरे रूम में उनके जो सिस्टर है वो लगेज पैक कर रहे होते हैं, ट्रंक्स का आवाज़ आ रहा होगा और वो नेक्स्ट दिन ही जा रहे होते हैं कंट्री को छोड़कर। तो ये देखो, ये है होप वाइन का तस्वीर। ठीक है, इस तरीके का सर्कल होकर ये उगता है और ये हो उसका फल वल। ठीक है, देखो जो फ्रांस होते हैं वो बोलते हैं कि उनके
अंदर इतना करेज था कि वो लास्ट तक एमएमएल का जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं। और फिर बोलते हैं कि ग्रामर क्लासेस के बाद उनका एक लेसन था हिस्ट्री का, और फिर बेबीज़ का चैंटिंग क्लासेस था, और फिर जो पीछे ओल्ड हसर बैठे हुए थे वो चश्मा लगाकर अपना जो प्राइमरी क्लासेस का बुक था वो पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो एम हेमल थे उनका जो आवाज़ था वो रोने का हो गया था, बहुत ज़्यादा काँप रहा था उनका आवाज़, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनको सुनने में बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और उन सबको दोनों हंसी भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। और लेखक बोलते हैं कि देखो आज भी मुझे अपना जो लास्ट लेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। अब आगे देखो तो अब 12 PM हो रहा था जब चर्च का क्लॉक बज गया, ठीक है। और देन द एंजलस यानी कि अभी चर्च का प्रेयर का समय हो गया था, और सेम टाइम में ट्रम्पलर्स लेकर प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग से वापस आ रहे होते हैं, जिसका साउंड विंडोज़ के नीचे तक आ रहा होता है, क्लासरूम के विंडोज़ के नीचे तक आ रहा होता है। तो एम हेमल खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पेल थे वो, बहुत ज़्यादा फीका था उनका चेहरा। और इधर देखो, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, यानी कि टॉल का मतलब लंबे वाला नहीं, लुक सो टॉल यानी कि लुक सो कॉन्फिडेंट। अभी देखो माई फ्रेंड्स, ये कौन बोल रहे हैं, ये एम हेमल बोल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स बोल के आई बोल रहे होते हैं, बट वो बंद हो जाते हैं, मतलब कि वो नहीं, मतलब उनका मुंह बंद हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहे होते हैं आगे, ठीक है। तो इधर देखो कुछ फोटोज लाई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ, ये है आपका चर्च का क्लॉक, ठीक है, ध्यान से देख लो। और फिर ये है आपका देखो ये है द एंजलस, उसका बेल, ठीक है। और ये है उसका टाइम टेबल, ठीक है। ये देखो एक 9 बजे का, एक 12 नून का और एक है 6 PM का, ठीक है। तो 12 नून जब हो रहा था तब उनका क्लासेस ख़त्म हो गया था। और ये है आपका ट्रम्पलर्स जो प्रोशियन सोल्जर्स बजाकर आ रहे थे, ठीक है। तो अभी आगे देखो थोड़ा सा ही बाकी है, हाँ ये लास्ट है आपका। तो अब देखो जो एम हेमल होते हैं वो बोर्ड की ओर घूमते हैं और एक पीस लेते हैं चौक का और बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विव ला फ्रांस, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ। और वहीं रुक जाते हैं और सिर झुकाकर वॉल के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और कुछ भी वर्ड्स नहीं बोलते हैं और इशारों से बोलते हैं अपने हाथों से कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, यानी कि स्कूल ख़त्म हो गया है, आप सभी जा सकते है। तो विव ला फ्रांस का मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा था एम हेमल ने, ओके। तो अभी एक MCQ है वो करवा देती हूँ आपको, फिर ख़त्म शायद नहीं, और एक है तो 2 MCQ है फिर ख़त्म, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द थिंग्स बिन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सिस। तो ऑप्शंस देखो, ए टीचर्स ऑफ द स्कूल, बी टाइम एंड स्कूल, सी पीपल अराउंड और डी है मनी एंड पावर। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टाइम एंड स्कूल, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है आपका। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, यानी कि ये जो चैप्टर है ये क्या सिंबलाइज करता है। ऑप्शन है लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो शायद आपको पता होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उत्तर है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। उन्होंने लैंग्वेज भी खो दिया था और फ्रीडम भी खो दिया था, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि मैंने बोला था, मैं फ़ोटो भी लाई हूँ आप सभी के लिए, एक सेकंड, हाँ। तो ये तो एम हेमल का ऑब्वियसली फ़ोटो नहीं है, ये बस ऐसे ही बनाया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार ही उन्होंने लिखा था, शायद और भी बड़ा हो सकता है और भी छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर नोट्स चाहिए। बाय।